प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन या फ्रांस के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां बतलाई थी। आज हमें ये देखना है कि संविधान के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है, परंतु क्या व्यवहार में भी वह शक्तिशाली है? आप पाएंगे कि फ्रांस का राष्ट्रपति न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी शक्तिशाली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोला मैंने? फ्रांस का राष्ट्रपति न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थात संवैधानिक शक्ति दी है, न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक रूप में भी फ्रांस का राष्ट्रपति सर्वेसर्वा है, शक्तिशाली है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, ये स्टूडेंट्स, सैद्धांतिक रूप में कार्यपालिका की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से वहाँ का राष्ट्रपति शक्तिशाली है। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में वास्तविक रूप में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समन्वय किया गया है। इसी कारण एक विद्वान है C.F. स्ट्रॉन्ग, उन्होंने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की संज्ञा दी है। मैंने फ्रांस की अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के ऊपर अलग से भी वीडियो अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगा। वहाँ मैंने बेहतर तरीके से बात समझाई है कि इसे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है, ये मैंने बेहतर तरीके से समझा है। तो प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस के अंतर्गत ये बात सत्य है कि संसदात्मक शासन प्रणाली की तरह कार्यपालिका के प्रधान तो दो ही हैं, राष्ट्रपति का पद भी है, प्रधानमंत्री का पद भी है। लेकिन संसदात्मक शासन प्रणाली में जैसे कि आप भारत और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ जो राज्याध्यक्ष है ब्रिटेन और भारत में राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है, फ्रांस में राज्याध्यक्ष कौन है, ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष राजा है, जबकि भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति है। दोनों ही प्रधान नाम मात्र के हैं, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और भारत में प्रधानमंत्री व्यवहार में शक्तिशाली हैं। पर फ्रांस के अंतर्गत स्थिति विपरीत है। फ्रांस में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा है, प्रधानमंत्री के पास शक्तियां नहीं हैं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में इस पूरे संविधान का जो निचोड़ है, जो सार है, जो सारांश है, जो कुंजी है, वो है स्थायित्व और व्यवस्था। अर्थात चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत शक्ति का केंद्र संसद थी, व्यवस्थापिका, और उसमें आए दिन राजनीति में अस्थायित्व बना रहता था, मंत्रिमंडल बदलता रहता था। इस कमी को दूर किया गया पंचम गणतंत्र में, और पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई ज़्यादा। शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति को बनाया गया, मतलब कार्यपालिका को, और उसमें भी प्रधान दो ही हैं। किसमें? पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका के प्रधान दो ही रखे गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। मगर यहाँ पर शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। अब इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में जनता चुनती है, इसलिए राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। स्थायित्व हो गया और राष्ट्रपति शक्तिशाली हो गया, इसलिए व्यवस्था भी बनी हुई है। तो पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में स्थायित्व और व्यवस्था को अपनाया गया। पंचम गणतंत्र की कुंजी या सार है स्थायित्व और व्यवस्था। नोट कीजिएगा, सब कुछ आ गया इसमें। अब हम एक एक बात को लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन करें। सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के अपलोड करता हूं, भाई आपको जानकारी मिल सके, सूचना मिल सके। और मैं दिखावा नहीं करता हूं, मैं गंभीरता से आपको राजनीति विज्ञान समझाऊंगा। जिस रूप में मैं समझा रहा हूं उस रूप में समझिएगा। आपको राजनीति विज्ञान में कभी भी किसी के सामने परास्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है और इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा, निश्चित। चाहे स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, अर्थात BA MA, या फिर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बशर्ते कि उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स हों। अरे भाई, बेझिझक होकर तैयारी कीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यस,
फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन, ब्रैकेट में लिखा है स्थिति, मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, तो इसकी शक्तियों का मूल्यांकन करें। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप इसके माध्यम से सारी बातें समझ जाएंगे। पहले तो इसको समझे, मैंने यहाँ लिखा है कार्यपालिका, इधर लिखा है व्यवस्थापिका। अध्ययन तो राष्ट्रपति की शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं अपन, राष्ट्रपति शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका क्यों लिखा मैंने भाई? इसलिए लिखा है कि वास्तव में मूल जो यहाँ अध्ययन किया जा रहा है किसका किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति किस में आएगा, कार्यपालिका में आएगा। क्यों आए कार्यपालिका में? क्योंकि वास्तविक रूप में फ्रांस में राष्ट्रपति कार्यपालिका का राज्याध्यक्ष है, लेकिन ये नाम मात्र का नहीं है, संविधान ने इसको वास्तविक रूप में शक्ति दी है। इसलिए फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वह वहाँ का राज्याध्यक्ष है और प्रधानमंत्री वहाँ का शासन अध्यक्ष है। परंतु पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वहाँ शक्ति का केंद्र किसको बनाया गया है, राष्ट्रपति को बनाया गया है। जबकि चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का केंद्र कौन थी, मैंने यहाँ लिखा भी है, राज मतलब राजनीतिक शक्ति का केंद्र। चतुर्थ गणतंत्र कौन था, व्यवस्थापिका मतलब फ्रांस की संसद। चतुर्थ गणतंत्र में शक्तिशाली कौन था, व्यवस्थापिका की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। मैं फिर कह रहा हूँ, चतुर्थ गणतंत्र में व्यवस्थापिका अर्थात संसद शक्ति का केंद्र थी। चतुर्थ गणतंत्र में शक्तिशाली कौन था, कौन सी संस्था थी, कौन सी राजनीतिक संस्था थी, संसद, व्यवस्थापिका। यस, इसलिए आप नोट करेंगे राजनीतिक शक्ति का केंद्र चतुर्थ गणतंत्र में व्यवस्थापिका अर्थात संसद थी। मैंने कि तीर के निशान से ये संकेत दिया है। लेकिन अब चूंकि यहाँ संसद शक्ति का केंद्र था और इधर जो कार्यपालिका थी इसका कार्यकाल अस्थायी था और शक्ति का केंद्र ये था, इसलिए ना तो स्थायित्व था ना व्यवस्था थी। और पंचम गणतंत्र में दोनों कमियों को दूर किया गया और किसके माध्यम से किया गया कि राष्ट्रपति को, जो कि राज्याध्यक्ष है, उसको शक्तियां दे दी गई। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास इतनी शक्तियां नहीं छोड़ी गई। राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियां दी गई, औपचारिक शक्तियां दी गई, अर्थात संविधान के द्वारा ऐसी शक्ति दे दी गई कि राष्ट्रपति सभी क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है और उसका जो निर्णय होगा उसके लिए किसी से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज फ्रांस के अंतर्गत अन्य सभी संस्थाओं का प्रभाव, शक्तियां घटती जा रही हैं, जबकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा बन गए। अन्य संस्थाएं मीन्स संसद को देखिएगा आप, वहाँ संवैधानिक परिषद को देखिएगा, न्यायिक या न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद को देखिएगा, अरे भाई प्रधानमंत्री को देखिएगा, मंत्रिमंडल को देखिएगा, ये सब इसके प्रभाव के सामने टिक ही नहीं सकते। किसके, राष्ट्रपति के। चूंकि पंचम गणतंत्र में जो संविधान निर्माण का नेतृत्व कर रहा था वह जनरल डी गॉल कर रहा था और उनका लक्ष्य था कि राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाए जिससे कि लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा की जा सके। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि फ्रांस का नाम है तो इसका मूल कारण यह भी है कि वहां राष्ट्रपति को संविधान ने जो शक्तियां दी हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां देश की आशाओं पर खरी उतरी हैं। वहां किसी भी रूप में ये नहीं कहा जा सकता कि देश की आशाओं के विपरीत राष्ट्रपति ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। जी नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने गणतंत्र लोकतंत्र की रक्षा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रीय हित के अनुकूल रही हैं। इसलिए पूरा फ्रांस अर्थात पूरा राष्ट्र, पूरा देश राष्ट्रपति की शक्तियों को तहे दिल से स्वीकार करता है। किसी भी रूप में जनता को कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, जब जनता ही तहे दिल से किसी की शक्ति को स्वीकार कर ले तो उसको कोई चैलेंज दे सकता है? जी नहीं। आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी समझिएगा इसको। ये मैंने नोट कर दिया यहाँ। भाई, चतुर्थ गणतंत्र में संसद शक्तिशाली थी, पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका अर्थात इसका जो राज्याध्यक्ष है राष्ट्रपति, उसको शक्ति दे दी गई। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कार्यपालिका मतलब राजनीतिक शक्ति का केंद्र। पंचम गणतंत्र में कौन है? कार्यपालिका। कौन है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में चूंकि प्रधान दो ही हैं, यहाँ राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति भी है और इसके साथ में प्रधानमंत्री का पद भी है। लेकिन पंचम गणतंत्र में जो शक्ति दी गई है वह राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ फिर लिखा है स्वविवेक मतलब जो राज्याध्यक्ष है
वह चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति जो था वह नामात्र का था, लेकिन पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में इसे औपचारिक शक्ति भी दी गई है, संविधान के द्वारा शक्तियाँ दे दी गई हैं, और इसी के साथ में राष्ट्रपति को सविवेक की शक्तियाँ भी दी गई हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेक से भी निर्णय ले सकता है, और जब विवेक से निर्णय लेगा तो उसे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के परामर्श की भी कतई आवश्यकता नहीं है। उनके परामर्श को माने ना माने ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक एक बात को। फिर मैंने यहाँ पहली बात लिखी है दोनों प्रणालियों का मिश्रण। क्या मतलब हुआ भाई? वास्तव में फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन करें, मैंने ये बात पहले ही बता दी लेकिन फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ संसदात्मक दोनों प्रणाली मतलब संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रण किया गया है। जैसा कि एक विद्वान है CF स्ट्रॉन्ग, इन्होंने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा है। किसने कहा है? CF स्ट्रॉन्ग ने फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध अध्यक्षात्मक कहा है। क्या कहा है? अर्ध अध्यक्षात्मक कहा है। क्यों अर्ध अध्यक्षात्मक? इसलिए है कि यहाँ वास्तविक रूप में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष, वह शक्तिशाली है, परंतु यहाँ जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है वह संसद के अंतर्गत बैठकों में सम्मिलित होता है, और इसके बाद में वास्तव में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता यहाँ प्रधानमंत्री नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति करता है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। ऐसे कितने ही कारण हैं, ये सब बातें जब मैं आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल नाम से लेक्चर दूंगा वहाँ समझाऊंगा। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ तो राष्ट्रपति शक्ति का मूल्यांकन करना, मैंने केवल संकेत दिया है बस। हाँ, अगर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समग्र रूप में आपको समझना है तो मैंने 40 मिनट का लेक्चर दिया है और इसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड की है। आप पॉलिटिकल थ्योरी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। टॉपिक का नाम होगा फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, कंप्लीट 40 मिनट का लेक्चर है, वहाँ देखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं तो ये तो क्लियर होगा दोनों प्रणालियों का मिश्रण है। दोनों प्रणालियाँ मीन्स संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली, दोनों का मिश्रण है। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? विशेषकर इसका जो जनक है कौन है? ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों के ऊपर भी मैंने अलग से कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। तो से प्यारे विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक एक शब्दावली के ऊपर मैं आपके लिए स्पेशल लेक्चर तैयार करके अपलोड करूँगा। चलिए आगे है पंचम गणतंत्र का सार। मैंने आपको पहले बता दिया था कि पंचम गणतंत्र का जो सार है वो क्या है भाई, इसकी वास्तविक स्थिति तभी समझेंगे। पंचम गणतंत्र का सार है स्थायित्व एवं व्यवस्था, अर्थात वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र मतलब जो कि 4 अक्टूबर 1958 को ये संविधान लागू हुआ है जिसमें 92 अनुच्छेद है। इस पूरे संविधान का जो सार है वह स्थायित्व एवं व्यवस्था है, अर्थात वास्तविक रूप में चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत आए दिन राजनीति में अस्थिरता बनी रहती थी, और इस अस्थिरता को दूर करने के लिए वास्तविक रूप में यहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शक्ति नहीं दी गई है बल्कि राष्ट्रपति को सर्वेसर्वा बना दिया गया है, और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति का संसद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में से नहीं निकल रहा है बल्कि इसका प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान समय में आज देखें हम तो प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए व्यवस्थापिका से इसका कोई लेना देना नहीं है, और राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्तियां भी दी गई हैं। इसलिए राष्ट्रहित में स्वयं अकेला निर्णय ले सकता है, इसके निर्णय को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, यदि यह संविधान के विरुद्ध, देश हित के विरुद्ध कार्य करता है तो ऐसी स्थिति महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल कठिन है, इसलिए इतना आसान नहीं है। इसलिए सर्वेसर्वा राष्ट्रपति ही है। इसलिए यहाँ क्या हो जाता है? स्थायित्व हो जाता है, क्योंकि इसको पद से नहीं हटाया जा सकता। व्यवस्थापिका इसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव ला ही नहीं सकती। स्थायित्व होगा और व्यवस्था इसलिए होगा कि पूरे देश के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो ऐसी स्थिति में अकेला राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकता है। इसलिए स्थायित्व एवं व्यवस्था पंचम गणतंत्र का सार है। आगे सभी क्षेत्रों में शक्तियां सौंपी हैं, अन्य संस्थाएं तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन, इसकी एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। मैंने लिखा है सभी क्षेत्रों में शक्तियां सौंपी हैं, अन्य संस्थाएं तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर है, अर्थात वास्तविक रूप में पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को सभी क्षेत्रों में संविधान के द्वारा ही शक्ति दे दी गई है, और जब अन्य संस्थाओं से तुलना की जाती है तो अन्य संस्थाएं राष्ट्रपति के बनिस्पत कमजोर दिखाई देती हैं। अन्य संस्थाएं कौन सी? जैसे व्यवस्थापिका अर्थात फ्रांस की संसद है, फ्रांस में संवैधानिक परिषद, न्यायाधीशों की सर्वोच्च है परिषद। भाई ये सब राष्ट्रपति से यदि तुलना करते हैं तो कमजोर दिखाई देती हैं, इनका प्रभाव इसके बनिस्पत बहुत कम है। किसके बनिस्पत? राष्ट्रपति की बनिस्पत तुलना कीजिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी संकेत दिया है। अन्य सब संस्थाएं इसके सामने फीकी पड़ गई हैं। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति के सामने कमजोर फीकी है।
सर्वे सर्वा शक्तिशाली फ्रांस का राष्ट्रपति है। इसलिए मैंने लिखा है सभी क्षेत्रों का मतलब कार्यपालिका के क्षेत्र में, व्यवस्थापन क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, संविधान की रक्षा के क्षेत्र में, संकट काल के क्षेत्र में, इन पांचों क्षेत्रों में संविधान के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति को शक्तियां सौंपी गई हैं। इसलिए अन्य संस्थाओं से तुलना करते हैं तो फ्रांस का राष्ट्रपति सर्वे सर्वा दिखलाई देता है। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति। मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों का यदि मूल्यांकन करेंगे तो ये 100% सत्य है कि फ्रांस का राष्ट्रपति न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से शक्तिशाली है बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी शक्तिशाली है। दोनों बातें, ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन कि सिद्धांत में भी शक्तिशाली है और व्यवहार में भी शक्तिशाली है। किसी की भी शक्ति का मूल्यांकन करते हैं, वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं तो दो ही तो बात आती है कि सिद्धांत में क्या स्थिति, व्यवहार में क्या स्थिति है। भारत के राष्ट्रपति की बात आती है तो कहेंगे कि सिद्धांत में तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई है कि भाई भारत के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रयोग करता है, होगी अलग बात। लेकिन फ्रांस में संविधान ने राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी हैं सैद्धांतिक रूप में, और व्यवहार में भी राष्ट्रपति के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा। ये है इसकी वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन। चलिए, अब तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर हैं अन्य संस्थाएं। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें राष्ट्रपति वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा है? ये क्षेत्र हैं, मैंने लिखा है ये क्षेत्र हैं। नंबर 1 कार्यपालिका क्षेत्र। भाई कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। कैसे? एक एक संकेत दूंगा बस। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता फ्रांस में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। देखो अंतर, भारत में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, यस, और फ्रांस में कौन करता है? राष्ट्रपति। अब क्या स्थिति आएगी यहाँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सिद्धांत में शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, लेकिन हुआ क्या? व्यवहार में राष्ट्रपति ने अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री को पद मुक्त करने की शक्ति भी अपने पास अर्जित कर ली है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है ये कौन? राष्ट्रपति। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के कारण मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने से संबंधित शक्ति भी राष्ट्रपति ने अपने हाथों में ले ली है। ये हुआ व्यवहारिक स्थिति। मतलब सिद्धांत में तो शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति ने और भी ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं। ये है इसके एक्चुअल पोजीशन। चलिए, दूसरा क्षेत्र विधायी क्षेत्र। देखो, कार्यपालिका क्षेत्रों को आप कानूनों की क्रियान्विति का क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है विधायी क्षेत्र, इसको आप व्यवस्थापन क्षेत्र भी कह सकते हैं या विधि निर्माण का क्षेत्र भी कह सकते हैं। विधायी क्षेत्र में क्या हुआ? विधायी क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति को संसद को संदेश देने का अधिकार दिया गया है कि भाई जो फ्रांस का राष्ट्रपति है वह संसद को, व्यवस्थापिका को समय समय पर संदेश दे कि भाई इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, और राष्ट्रपति के संदेशों को माना भी जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है, इसलिए राष्ट्र की वास्तविक स्थिति का, देश की वास्तविक स्थिति का राष्ट्रपति को ठीक से ज्ञान होता है, इसलिए इसके संदेशों को माना भी जाता है। एक बात, संदेश देता है किसको? व्यवस्थापिका को, संसद को। अगली बात क्या है कि वास्तविक रूप में जब संसद किसी विधेयक को, संसद ये व्यवस्थापिका, फ्रांस की संसद जब किसी विधेयक को पारित कर देती है तो पारित करने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को 15 दिन के अंदर अंदर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है, और संसद के पास जैसे ही उस विधेयक को वापस भेजा जा रहा है, 15 दिन के अंदर अंदर वापस भेजा जा रहा है, तो संसद को उस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा। ये है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। इसके बाद में अगली बात मैंने थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखा है ये, लेकिन समझाऊंगा ज़्यादा। जनमत संग्रह, इसका मतलब क्या है? भाई वास्तविक रूप में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के ऊपर जनमत संग्रह करवाना है या नहीं करवाना है, यह है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रपति का विवेक है, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव के ऊपर जनमत संग्रह कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। यह है इसकी वास्तविक स्थिति। तो आप देखिएगा दोनों क्षेत्रों में सर्वेसर्वा राष्ट्रपति दिखाई दे रहा है आपको। ये है इसकी वास्तविक स्थिति। तीसरा, मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ, आप ये संकेत
मैं इस रूप में बता रहा हूँ कि आसानी समझ जाएंगे। न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या है देखिएगा, वास्तविक रूप में संविधान ने फ्रांस के राष्ट्रपति को न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी सौंपी है और फ्रांस का राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता रक्षा कर भी रहा है। इसको गारंटी दाता माना गया है वहाँ की न्यायपालिका का, किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ये भूमिका अहम रूप में निभा भी रहा है। तो आप नोट करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद में न्यायपालिका के अंतर्गत जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति का कार्य भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। ये इसकी वास्तविक स्थिति और उसका प्रयोग भी करता है ये। इसके बाद में मैंने लिखा है न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद। आप नोट करते जाइए साथ साथ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें तो मैं समझाऊंगा ज़्यादा। यहाँ संकेत रूप में नोट किया है जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं वाहवाही नहीं, मैं 25 वर्ष तक महाविद्यालय में पढ़ाया, मैंने देखा कि विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाया ही नहीं जाता है। तो मैं ये भरसक प्रयास मेहनत केवल मेरे विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान में कहीं दिक्कत नहीं आए। और पूरी दुनिया में राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी सब मेरे विद्यार्थी हैं। मेरा किसी स्टेट राज्य विशेष से कोई मतलब नहीं है, किसी देश विशेष से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरा भारत महान है, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया ही महान है। पूरी दुनिया के नागरिक मेरे नागरिक हैं, पूरी दुनिया के विद्यार्थी मेरे विद्यार्थी हैं। यस, तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको राजनीति विज्ञान समझा रहा हूँ कि कोई भी यदि हमारे चैनल से परिचित हो जाए तो उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्या यहाँ मैंने लिखा है न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद और संवैधानिक परिषद। फिर से बोल रहा हूँ, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद, नोट करेंगे आप। न्याय मतलब न्यायाधीशों की सर्वोच्च, न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद और संवैधानिक परिषद, है ना। फ्रांस में जो संवैधानिक परिषद है वह चुनावों से संबंधित कार्य करती है ये संस्था। मैंने पीछे काफ़ी समझा दिया इसमें पिछले वीडियो में। संवैधानिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? यस भाई, फ्रांस का राष्ट्रपति। और चूंकि ये न्यायपालिका के क्षेत्र में इसलिए आता है कि जो ये संवैधानिक परिषद है ना, वो वास्तव में एक अर्ध न्यायिक प्रकृति की संस्था है। और वैसे भी न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद और संवैधानिक परिषद और संसद अर्थात व्यवस्थापिका, ये तीनों संस्थाएं राष्ट्रपति के सामने फीकी पड़ गई हैं। आज राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ना केवल सिद्धांत में, व्यवहार में भी। चौथा है संकटकालीन शक्तियां। भाई वास्तव में फ्रांस के अंतर्गत संकटकालीन शक्तियां, जब राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आए तो संकट के समय में भी वास्तविक रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति को ही दी गई है। मैंने यहाँ लिखा भी है राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम है। शॉर्ट में लिखा है राष्ट्रपति ही निर्णय, मतलब राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। राष्ट्रपति ही ये तय करेगा, राष्ट्रपति ही ये तय करेगा कि कौन सी परिस्थितियों के कारण आज देश में संकट जैसी स्थिति है। ये संकट जैसी स्थिति का जो निर्णय होगा, किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति का निर्णय होगा कि अब राष्ट्र के ऊपर संकट है कि नहीं है। यस, तो इस रूप में न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी राष्ट्रपति शक्तिशाली है। पांचवा लिखा है मैंने संविधान का रक्षक। यस, अब मैं थोड़ा सी मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ लिख दिया मैंने अनुच्छेद 5। चलो वैसे मैं ये आर्टिकल अनुच्छेद इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं भारत का संविधान जब पढ़ाऊँगा तो उस समय सारे अनुच्छेद बताऊँगा, लेकिन यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हाँ आपको आर्टिकल अनुच्छेद रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो सामान्य रूप में समझेंगे। लेकिन चूंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने नोट कर दिया है। संविधान का रक्षक देखिएगा भाई, पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को ही संविधान का रक्षक माना गया है। साफ लिखा हुआ है, कहाँ? अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है कि संविधान का रक्षक राष्ट्रपति होगा। इसलिए वास्तविक रूप में आज राष्ट्रपति ने फ्रांस में संविधान की व्याख्या करने से संबंधित शक्ति भी अपने हाथों में अर्जित कर ली है। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं, सिद्धांत में भी और व्यवहार में भी फ्रांस का राष्ट्रपति सर्वे सर्वा बन बैठा है। लेकिन तानाशाह नहीं, नो,
बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने वास्तविक रूप में लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा की है। इसलिए वहाँ की जनता तहे दिल से राष्ट्रपति की शक्तियों को स्वीकार करती है, किसी भी रूप में वहाँ की जनता विरोध नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी फ्रांस के वर्चस्व का ये कारण है। कौन? राष्ट्रपति पद इसका एक कारण है कि राष्ट्रपति का पद वहाँ कितना महत्वपूर्ण है। सीखिएगा इससे। चलिए आगे। अब देखो आगे मैंने लिखा है, संविधान ने राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ सौंपी है। अगर हम दूसरे रूप में ले, स्वविवेकी शक्तियाँ और औपचारिक शक्तियाँ। स्वविवेकी शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की जिसके अंतर्गत इसको प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से परामर्श करने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। जैसे संविधान संशोधन का प्रस्ताव होता है तो इसके ऊपर जनमत संग्रह कराया जाना है या नहीं कराया जाना है, कराया जाना है या नहीं कराया जाना है, ये राष्ट्रपति का विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से और भी बहुत है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के परामर्श की कतई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेगा। दूसरा, औपचारिक शक्तियाँ। ये औपचारिक शक्तियाँ वास्तविक रूप में क्या है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने नाम मात्र की विशिष्ट शक्तियों का लाभ लेते हुए इन पर भी प्रभाव व नियंत्रण स्थापित कर लिया है। क्या मतलब हुआ इसका? कि औपचारिक शक्तियां वैसे तो देखा जाए तो ऐसी शक्तियां हैं क्या कि फ्रांस का राष्ट्रपति जो नाम मात्र की विशिष्ट शक्तियां दी गई थी फ्रांस के राष्ट्रपति को, जैसे प्रधानमंत्री और इधर मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, ये नाममात्र की शक्तियां दी गई हैं। लेकिन इन नाममात्र की शक्तियों का ही लाभ उठाते हुए वास्तविक रूप में इन पर भी प्रभाव और नियंत्रण स्थापित कर लिया है। क्या? जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की नाममात्र की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन आज राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को पदमुक्त करने की शक्ति भी अर्जित कर ली है। व्यवहार में शक्तिशाली हुआ। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन भाई मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तो करेगा, ये सैद्धांतिक शक्ति हो गई, एक प्रकार से नाममात्रिक शक्ति हो गई। लेकिन आज सच्चाई ये है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने से संबंधित शक्ति भी प्रधानमंत्री के हाथों से निकलकर राष्ट्रपति के हाथों में आ गई है। ये है व्यवहारिक स्थिति। इसलिए स्वविवेकी शक्तियाँ और औपचारिक शक्तियाँ, इन दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा बन गया है। आप इन 2 बिंदु के आधार पर भी इन 5 बिंदुओं का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या राष्ट्रपति वास्तव में एक अत्यधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद है, अन्य संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है। समझें इसको, अत्यधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद है। क्या मतलब? फ्रांस के राष्ट्रपति का पद अत्यधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद है। नोट करेंगे कैसा पद है ये? संवैधानिक पद है, अन्य संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब फ्रांस का जो राष्ट्रपति है किसी भी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये राष्ट्रपति ना तो संसद के प्रति उत्तरदायी है, ना ये राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के प्रति उत्तरदायी है, ना ये राष्ट्रपति न्यायाधीशों की सर्वोच्च परिषद के प्रति उत्तरदायी, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है ये। क्लियर? इसके बाद में आगे है, अब वास्तव में इससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति वास्तव में तानाशाह बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आगे फिर मैंने लिखा है, महाभियोग की कार्यवाही जटिल व अव्यवहारिक साधन। हाँ, ये बात सही है कि फ्रांस का राष्ट्रपति यदि संविधान के विरुद्ध, देश हित के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो संसद उसके ऊपर महाभियोग ला सकती है, महाभियोग के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की कार्यवाही जटिल व अव्यवहारिक साधन है, इसलिए फ्रांस का राष्ट्रपति पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी राज्य व्यवस्था में, फ्रांस का जो राज्य व्यवस्था है, फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट राष्ट्रपति है। जैसे व्यक्ति के शरीर का, ये भी तो सिस्टम, ये बॉडी सिस्टम है, ये शरीर व्यवस्था है। तो शरीर व्यवस्था में केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु कौन है भाई? वैसे देखें तो केंद्र बिंदु इसका मस्तिष्क हो गया, शरीर का मस्तिष्क है। और वैसे देखिए तो आत्मा है। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका केंद्र बिंदु राष्ट्रपति है। और वैसे भी देखें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, वहाँ पर राज्य व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु होता है ना, वो कार्यपालिका ही होती है। बिना व्यवस्थापिका के कुछ दिन काम चलाया जा सकता है, बिना न्यायपालिका के कुछ दिन काम चलाया जा सकता है, लेकिन बिना कार्यपालिका के एक दिन भी काम नहीं चल सकता। यस, डेफिनेटली मेरा निष्कर्ष चौड़ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ एक बात नोट करनी है, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है इसके बारे में एक विद्वान है मॉरिस थेरेज कह रहे हैं कि इस संविधान ने मतलब पंचम गणतंत्र, इस संविधान ने राष्ट्रपति को 19वीं सदी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियाँ सौंपी हैं। नोट कीजिएगा, ये कोटेशन है व्याख्यान से। मॉरिस थेरेज कह रहे हैं कि इस संविधान ने, कौन संविधान ने, पंचम गणतंत्र संविधान जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया, जिसमें 92 अनुच्छेद है। इस संविधान ने राष्ट्रपति को 19वीं सदी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियां सौंपी हैं। मतलब 19वीं शताब्दी में जो राजाओं का राज होता था, जो राजतंत्री शासन प्रणालियां थी ना, उनमें जो राजा होते थे उन राजाओं से भी ज़्यादा शक्तियाँ पंचम गणतंत्र ने राष्ट्रपति को सौंपी हैं। कौन कह रहे हैं? मॉरिस थेरेज। आगे है मेंडिस फ्रांस, विद्वान का नाम है मेंडिस फ्रांस, कह रहे हैं कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शक्तियों से संपन्न और गैर वंशानुगत राजा है जो स्वयं को वैधानिक तानाशाह बना सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ ये मेंडिस फ्रांस कह रहे हैं कि फ्रांस का पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शक्तियों से संपन्न है और गैर वंशानुगत राजा है। मतलब फ्रांस का जो ये राष्ट्रपति का पद है ना पंचम गणतंत्र में, ये क्या है कि शक्तियों से संपन्न है परंतु ये गैर वंशानुगत राजा है। मतलब ये वंशानुगत नहीं है क्योंकि इसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा। हाँ, ये है शक्ति संपन्न, इसलिए क्या कहा है? गैर वंशानुगत राजा। फिर से कह रहा हूँ, गैर वंशानुगत राजा का मतलब फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित है। भाई, जो वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहते हैं और जब राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं। तो फ्रांस में राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित है, इसलिए फ्रांस में राजतंत्र नहीं है, फ्रांस में गणतंत्र है। ब्रिटेन में जो राज्याध्यक्ष अर्थात राजा वो वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन में राजतंत्र है। भारत में जो राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति वो निर्वाचित है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो, इसलिए भारत में भी गणतंत्र है, फ्रांस में भी गणतंत्र है। अमेरिका का राष्ट्रपति वो भी निर्वाचित है, इसलिए अमेरिका में भी गणतंत्र है। समझ गए? चलिए अब यहाँ आगे है, जो स्वयं को वैधानिक तानाशाह बना सकता है। मतलब पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है वो स्वयं को वैधानिक तानाशाह बना, कानूनी तानाशाह बना सकता है। संविधान इसको इतनी शक्ति दी है। किसने कही है? मेंडिस फ्रांस। चलिए अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। संविधानवाद की दृष्टि से राष्ट्रपति की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शक्तियों की आलोचना, अर्थात वास्तविक रूप में विद्वानों ने पंचम गणतंत्र के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं, उनकी संविधानवाद की दृष्टि से आलोचना की जाती है। संविधानवाद की दृष्टि का मतलब ये है कि संविधानवाद ये कहता है कि भाई शासन मर्यादित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं, इसलिए ये संविधानवाद की दृष्टि पर खरा नहीं उतरता है। संविधानवाद क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बहुत अपलोड कर दी है, प्ले लिस्ट में देखेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में संविधानवाद के ऊपर कम से कम 10 लेक्चर मैंने दिए हैं, आधे एक घंटे के, लगभग 7 घंटे के लेक्चर दे रखे हैं। संविधानवाद समझेंगे वहाँ। संविधानवाद की दृष्टि से राष्ट्रपति की सैद्धांतिक व व्यवहारिक शक्तियों की आलोचना की। मतलब वास्तविक रूप में सिद्धांत में भी संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दी और व्यवहार में राष्ट्रपति ने अपनी विशिष्ट स्थिति का फायदा उठाते और भी ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित कर लिए। इसलिए आलोचकों का कहना है कि ये एक तानाशाह बन बैठा है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। और यहाँ एक विद्वान है वो कह रहे हैं मेंडिस फ्रांस वो कह रहे हैं कि संविधान देश के लिए खतरनाक, सार्वजनिक शांति के लिए खतरनाक और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। किसने कही ये बात? मेंडिस फ्रांस ने कहा है कि भाई संविधान के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति को जो इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं ना, वो शक्तियाँ क्या हैं? इनसे संविधान देश के लिए खतरनाक है। ये संविधान जो पंचम गणतंत्र का संविधान है इसकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि संविधान देश के लिए खतरनाक है, सार्वजनिक शांति के लिए खतरनाक और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन ध्यान दें, सत्य यह है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सत्य यह है कि उद्देश्यों की पूर्ति, समझे इसको, सत्य यह है कि उद्देश्यों की पूर्ति। इसका मतलब ये भाई आलोचकों ने तो कह दिया कि ये संविधान देश के लिए खतरनाक है, लेकिन यहाँ इस आलोचना को काटते हुए कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि सत्य यह है कि फ्रांस का राष्ट्रपति किसी भी रूप में देश के लिए खतरा नहीं है। पंचम गणतंत्र का संविधान देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं ने जो लक्ष्य सामने रखा था, फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा की है, इसलिए फ्रांस में राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है वह किसी भी रूप में खतरनाक नहीं है। वह देश हित की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है और वहाँ राष्ट्र की जनता ने तहे दिल से
राष्ट्रपति के संवैधानिक पद को स्वीकार किया है, राष्ट्रपति की शक्ति को खुले दिल से स्वीकार किया है, किसी रूप में जनता को इसकी शक्तियों में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है। और क्या कहा जाए इसके बारे में, ये इसकी वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ यहाँ आप ये सब बातों का। क्या? नंबर 1, सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों दृष्टियों से शक्तिशाली है। अर्थात पंचम गणतंत्र के अंतर्गत जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, संविधान ने सैद्धांतिक रूप में इसको शक्तियाँ दी हैं सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र, कार्यपालिका, विधायी, न्यायपालिका, संकटकालीन और संविधान की रक्षा से संबंधित 5 क्षेत्रों में शक्तियाँ दी हैं। तो इसका मतलब संविधान ने सैद्धांतिक रूप में शक्तियाँ दी हैं और व्यावहारिक रूप में भी फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये है इसकी वास्तविक स्थिति। दूसरा बिंदु है, आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा हो गया इसका सफल संवैधानिक संस्था। आप ध्यान देंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो पद है वह एक सफल संवैधानिक संस्था है। अर्थात वास्तविक रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति ने किसी भी रूप में देश हित के विरुद्ध कार्य नहीं किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने किसी भी रूप में वहाँ जो गणतंत्र या लोकतंत्र है उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। वास्तविक रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति का जो पद है उस पद की गरिमा को राष्ट्रपति ने बनाए रखा है, सफल संवैधानिक संस्था। और तीसरा इसका निष्कर्ष है, राष्ट्रपति पद फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। राष्ट्रपति पद फ्रांस की राजनीतिक, मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप है। मतलब वास्तविक रूप में फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति ये है कि कैसे भी हमारे देश में राजनीतिक स्थायित्व होना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए, और राजनीतिक स्थायित्व और व्यवस्था के अनुरूप ही वहाँ राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं। इसलिए हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति का पद फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप है। राजनीतिक संस्कृति किसे कहा जाता है? पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति के ऊपर भी मैंने कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में मैं और क्या कहूँ आपको, मैं एक शब्दावली के ऊपर अलग से लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, और एक लेक्चर नहीं, एक अवधारणा के ऊपर 5-5, 6-6 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बावजूद भी यदि आपको दिक्कत आती है तो प्यारे विद्यार्थी, मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं आपके लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि एक दिन वो आए भारत में कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी ये कहें कि हाँ, आहा, हमें राजनीति विज्ञान समझने में बड़ा आनंद आ रहा है। इसलिए मैं एक शब्दावली के ऊपर आपके लिए लेक्चर अपलोड करूंगा। तो तीसरा निष्कर्ष क्या निकला है? राष्ट्रपति पद फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप है और इससे गणतंत्र और लोकतंत्र को कोई भय नहीं है। आज वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का पद है, जो कि एक संवैधानिक पद है, सैद्धांतिक व्यवहारिक दृष्टि से शक्तिशाली है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में ये एक सफल संवैधानिक संस्था भी है। इसी के साथ में ये फ्रांस के राष्ट्रपति का जो पद है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति के भी अनुरूप है। और यह जो राष्ट्रपति का पद है वास्तविक रूप में इसने किसी रूप में देश हित के विरुद्ध कार्य नहीं किया है, बल्कि इसने गणतंत्र और लोकतंत्र की रक्षा की है। और फ्रांस के राष्ट्रपति से किसी भी रूप में फ्रांस की जनता को कभी भी यह भय नहीं होता है कि हमारे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, राष्ट्रपति के पद से हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को कोई खतरा होगा। जनता को इस बात का बिल्कुल भी भय नहीं है। इसलिए फ्रांस में राष्ट्रपति का पद वहाँ की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप है और इसे तहे दिल से वहाँ स्वीकार किया गया। और किसी भी रूप में फ्रांस में वहाँ की जनता, राष्ट्र की जनता, देश की जनता कतई इस पद के ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं। ये है इसकी वास्तविक स्थिति। मुझे उम्मीद है, दृढ़ विश्वास भी है कि आप फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों का मूल्यांकन अर्थात इसकी वास्तविक स्थिति को ठीक से समझ गए होंगे। और ये समझने के बाद में भाई फ्रांस का संविधान समझने में आपको दिक्कत ही कहाँ आएगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट, राजनीतिक शक्ति का केंद्र फ्रांस का राष्ट्रपति तो है, कार्यपालिका जिसमें कि जो राज्याध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष वही तो राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष उस शक्ति का केंद्र है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति शक्ति का केंद्र है, राज्याध्यक्ष। मैंने यह लिख भी दिया है कि कार्यपालिका अर्थात पंचम गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति का केंद्र कौन है?
राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति। इधर लिखा मैंने पंचम गणतंत्र केंद्र, मतलब राजनीतिक शक्ति का केंद्र राज्याध्यक्ष है। कार्यपालिका के 2 प्रधान राज्याध्यक्ष, और ये इधर हो गया प्रधानमंत्री, मतलब राज्याध्यक्ष शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष के हाथों में शक्तियाँ नहीं है, बल्कि राज्याध्यक्ष के हाथों में शक्तियाँ हैं, और राज्याध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो राजनीतिक शक्ति का केंद्र पंचम गणतंत्र में कौन है? कार्यपालिका, और कार्यपालिका में कौन है? राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप फ्रांस के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।